Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about narco test and Supreme Court's ruling on narco test. This topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है नार्को टेस्ट। देखिए, नार्को टेस्ट इज अ टाइप ऑफ डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट एम्प्लॉयड ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश करेगा। तो उस केस में उससे वो जो डिसेप्शन करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। और उसमें से एक टेक्नोलॉजी या एक मेथड है नार्को टेस्ट। इसीलिए इसको कहा जाता है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। धोखा या झूठ छुपाने की जो कोशिश है उसको डिटेक्ट करने का ये टेस्ट है। कैसे परफॉर्म किया जाता है नार्को टेस्ट? तो नार्को टेस्ट के अंतर्गत जो भी सस्पेक्ट है उसको एक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है। उस ड्रग का नाम है सोडियम पेंटोथल। इस ड्रग के इंजेक्ट करते ही फिर धीरे धीरे वो जो सस्पेक्ट है वो सीडेटेड या सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंचने लगता है। और जब बेहोशी की हालत में वो होता है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, तब आप अगर उससे कोई प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा चांसेज हैं कि वो उसका सही जवाब देगा, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकता, तो वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव बातें नहीं कर सकता। कैसे लोग शराब के इन्फ्लुएंस में सच बोलने लगते हैं, वैसा ही कुछ समझ लीजिए इस केस में भी है। सोडियम पेंटोथल नाम के ड्रग्स के इंजेक्ट होते ही द पर्सन goes into a sedated या semi conscious state, and then it is more likely that he or she will give right answer, truthful answer to the question posed to him or her, और इससे इंफॉर्मेशन डाइवर्ज हो पाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्राइम। अब करंट न्यूज ये है कि हाल फिलहाल में पटना हाई कोर्ट ने एक सस्पेक्ट के ऊपर नार्को टेस्ट परफॉर्म करने का आदेश दिया विदाउट हिज कंसेंट। अब फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के इस आदेश को रिवर्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, नो इंडिविजुअल कुड बी सब्जेक्टेड टू नार्को टेस्ट या सिमिलर डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट विदाउट हिज और हर कंसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की गाइडलाइंस बहुत पहले इन द ईयर 2010 ले डाउन कर दी थी। उस गाइडलाइन को कहा गया है सेल्वी गाइडलाइंस of the Supreme Court regarding performance of deception detection test। तो सेल्वी केस था, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस ऑफ 2010। इस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने भी डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट हैं, जैसे कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट, हमने नार्को के बारे में देखा, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग के बारे में अगले पेज पे देख लेंगे। लेकिन डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट नार्को टेस्ट के अलावा भी दो और हैं मेनली, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मुख्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेल्वी गाइडलाइन में लेड डाउन इन 2010 कहा कि नो इंडिविजुअल कैन बी सब्जेक्टेड टू दीज टेस्ट विदाउट देयर कंसेंट। और ये जो 2025 का मामला है पटना हाईकोर्ट वाला, इसमें कहीं ना कहीं जो सस्पेक्ट है उसके बिना कंसेंट के उसके ऊपर नार्को टेस्ट कंडक्ट करने का आदेश दिया था पटना हाई कोर्ट ने। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स कर दिया। अब सेल्वी गाइडलाइंस की अगर बात की जाए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंसान जिसके ऊपर भी ये टेस्ट परफॉर्म किए जाने हैं उसका कंसेंट जरूरी है, इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है? तो देयर आर टू फंडामेंटल राइट्स that could be directly related with
डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। पहला है फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 विच प्रोटेक्ट्स एन अक्यूज्ड फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको अपने खिलाफ गवाही देने से, अपने खिलाफ विटनेस होने से, एविडेंस क्रिएट करने से आपको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दैट इज अ फंडामेंटल राइट। अब आपको सुन करके बड़ा अजीब सा लगेगा कि अपने खिलाफ गवाही देने के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट मिला है, ये क्या बात हुई? आप बस ऐसे समझिए कि अगर ये फंडामेंटल राइट हमारे पास नहीं होता तो क्या हो सकता था? आपने ये फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ा होगा पॉलिटी की क्लासेस में, मुझे पूरा भरोसा है। मैं उसको थोड़ा और बस आपको फील करा रहा हूं कि ये फंडामेंटल राइट हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है। अगर ये फंडामेंटल राइट हमारे पास नहीं होता तो हमें पुलिस अरेस्ट करने के बाद पीट पीट करके हमसे कबूल करवा लेती कि हमने क्राइम किया है, हमने मर्डर किया है, साइन कर दो। और हमने साइन कर दिया और फिर हमें उसके बेसिस पे सजा भी दिलवा देती। इस केस में क्या हुआ है, हमें डरा धमका करके, थ्रेटन करके हमसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन करवाया गया है। वी हैव बीन कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट आवर सेल्फ, वी हैव बीन कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट आवर सेल्फ। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कई सारे लोग जो बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, उनको भी फोर्सफुली सेल्फ इंक्रिमिनेट करवाया जा सकता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे। तो और इसके साथ साथ जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर, हैरासमेंट के केसेस बढ़ेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए वन फंडामेंटल राइट हैज बीन गारंटेड टू अस अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब उसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू सेल्फ इंक्रिमिनेट, यानी कि कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ एज पर दिस फंडामेंटल राइट, तो इसी के अंतर्गत ये डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट भी किसी इंसान के ऊपर बिना कंसेंट के नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि बिना कंसेंट के अगर ये टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसका मतलब उस इंसान को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए फोर्स किया जा रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल 21 की बात की जाए तो उससे भी रिलेट करके देखा जा सकता है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट के फोर्सफुल एप्लीकेशन को। आर्टिकल 21 गिव्स अस right to privacy as well. It is originally guaranteeing us right to life and liberty, but Supreme Court has expanded its ambit with time. You know this, and Puttaswamy judgment in 2017 के अंतर्गत Supreme Court said that right to privacy will also be a fundamental right guaranteed under Article 21. So now right to privacy is also a fundamental right which no one can take away, not even the state, not even the government. और कहीं ना कहीं ये जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, it is also breaching our right to privacy, and that is why on these two fundamental rights, on these two grounds, Supreme Court has given its Selvi guideline, and in current case Selvi guidelines was being violated by Patna High Court, and thus Supreme Court set aside the judgment of Patna High Court. एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर एक इंसान कंसेंट दे भी देता है टू परफॉर्म दीज टेस्ट ओवर हिम, फिर भी जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होंगे थ्रू दीज टेस्ट, दे विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस। इसको एविडेंस की तरह एडमिशन इसको नहीं कंसिडर करेगी कोर्ट। तो फिर फायदा क्या हुआ ये टेस्ट कंडक्ट करने के? फायदा ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, पुलिस, सीबीआई, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जिससे वो केस को क्रैक कर पाए और क्रेडिबल एविडेंसेस को डिस्कवर कर पाए। जैसे किसी को आपने सोडियम पेंटोथॉल देकर के पूछा कि बताओ मर्डर करके तुमने गन कहाँ छुपाई है, और उसने बता दिया कि वहाँ ड्रॉर में मैंने गन रखी, और गन मिल गई। फिर फिंगरप्रिंट्स वगैरह से कोरोबोरेट कर दिया गया कि हाँ इसी इंसान ने मर्डर किया है, तब फिर उसको सजा हो सकती है। लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कि उसने कहा है अंडर नार्को टेस्ट कि हाँ मैंने मर्डर किया है, उस बेसिस पे इसको सजा नहीं हो सकती। तो दैट इज द मीनिंग
of this statement that the information extracted through deception detection test is not admissible as evidence in court of law. Apart from narco test, there are two other important deception detection tests also conducted sometimes by the investigation agencies. पहला है पॉलीग्राफ टेस्ट. पॉलीग्राफ टेस्ट में इस तरीके से कफ्स लगा दिए जाते हैं हमारे लिम्स के अराउंड या चेस्ट के अराउंड, जिससे हमारे बॉडी के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर या स्किन रेस्पॉन्सेस, जब भी हमारे अंदर कुछ सेंसेशंस क्रिएट होते हैं तो हमारा स्किन थोड़ा सा, बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और इस हीट को लूज करने के लिए हमारा स्किन जो है थोड़ा सा स्वेट रिलीज करता है ताकि वो स्वेट इवापोरेट हो और हमारी बॉडी कूल डाउन हो. हमारा ब्रीदिंग रेट बदल जाता है, पल्स रेट बदल जाता है अगर हम झूठ बोलते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए फिर बनाया गया है पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसमें इस तरीके के हैंड कफ्स या फिर अदर इस तरीके के अब इलेक्ट्रोड्स हमारे चेस्ट के अराउंड लगा दिए जाते हैं, जिसकी मदद से मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्सेस, ब्रीदिंग, पल्स रेट. इसमें कोर आइडिया यह है कि इफ ए पर्सन इज ट्राइंग टू टेल अ लाई, उसके बॉडी के अंदर ये जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक सडन चेंज दिखेगा, ब्लड प्रेशर बदलेगा या ब्रीदिंग रेट थोड़ी सी abnormal होगी, पल्स रेट बदलेगा और उससे ये समझ आ जाएगा कि द पर्सन इज लाइंग. तो पॉलीग्राफिक टेस्ट अक्सर अपने फिल्मों में भी देखा होगा, वो इसी को हम लोग जनरली क्या कह देते हैं फिल्मों में, लाई डिटेक्टर टेस्ट. झूठ बोलेगा तो ऐसे फ्लक्चुएट होते हुए दिखता है आपको ग्राफ. उसके अलावा एक और होता है ब्रेन मैपिंग. ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें शक है कि एक इंसान ने कोई क्राइम किया है, तो एकाएक से उस इंसान के सामने जिसका अभी मर्डर किया है मान लीजिए, उसके फोटो को हम ला करके रख देते हैं कि क्या तुम इस इंसान को पहचानते हो. जिसका मर्डर हुआ उसके फोटो को ला करके रख दिया आपने अक्यूज के सामने, क्या तुम इस इंसान को पहचानते हो. अब वो अक्यूज तो ऑब्वियसली बोलेगा कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं जानता, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल सिग्नल्स एकाएक से जनरेट होंगे, ब्रेन वेव जनरेट होंगे. अगर वो उस इंसान को जानता है जिसकी फोटो हम दिखा रहे हैं, उसने मर्डर किया है या जानता है, और फिर भी कह रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता, तो उस मोमेंट में जब वो झूठ बोल रहा है तो उस मोमेंट में उसके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होंगे. उन इलेक्ट्रिकल वेव्स को डिटेक्ट करके पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है. दैट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन ब्रेन मैपिंग. So these are the three commonly used deception detection test. First one is narco, सोडियम पेंटाथॉल दिया जाता है. सेकेंड इज पॉलीग्राफ टेस्ट, इस तरह के कफ्स लगाए जाते हैं. एंड ब्रेन मैपिंग, जिसमें ब्रेन की न्यूरल सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जाता है टू एक्सपोज एनी लाई सेड बाय द अक्यूज्ड. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस या पॉलिटी के अंतर्गत कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीडीटीज, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट फॉर क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस. इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज तो हमने डिस्कस किए. एथिकल इश्यूज ऑफ कोर्स यही है, प्राइवेसी का वॉयलेशन होता है, विदाउट कंसेंट भी परफॉर्म किया जा सकता है, तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वॉयलेट होता है. सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, देयर इज नीड ऑफ बैलेंस. और बैलेंस कैसे ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, सेल्वी जजमेंट के थ्रू. कंसेंट विल बी द बेसिस फॉर परफॉर्मिंग डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 7th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है. इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल आने के चांसेस हैं सीधे सीधे. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ये क्या है पहले समझते हैं. इट इज हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन एनवायरनमेंट. इसके अंदर होता क्या है कि जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं वो सब मिलते हैं हर 2 साल पे
और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैसले करते हैं कि कैसे दुनिया भर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडियाज को प्रमोट किया जाए. सो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली इज हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन इन्वायरमेंट. व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड सो? बिकॉज इसकी मेंबरशिप सबसे ज्यादा है, यूनिवर्सल मेंबरशिप है. ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस असेंबली. इस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली को बनाया गया था साल 2012 में एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको Rio+20 समिट भी कहा जाता है, क्योंकि रियो डे जेनेरियो में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स या कन्वेंशंस फाइनलाइज हुए थे. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये 3 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कन्वेंशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फाइनलाइज हुए थे रियो अर्थ समिट में 1992 में. तो इसके जब 20 साल पूरे हुए तो साल 2012 में वर्ल्ड कंट्रीज अगेन यूनाइटेड एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. और फिर वहां पे उस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में जो अर्थ समिट के 20 साल बाद किया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है Rio+20 समिट, वहां पे फैसला किया गया कि देयर विल बी अ ग्लोबल लेवल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली. तो 2012 में इस एनवायरनमेंट असेंबली को बनाया गया और फैसला किया यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज ने कि हर 2 साल पे हम लोग एक बार मिलेंगे अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, जिसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड एजेंडा सेट किए जाएंगे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और क्या क्या किया जाएगा. उसके अलावा जो भी ग्लोबल ट्रीटी कन्वेंशंस चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, उनको हम लोग रिव्यू करेंगे कि वो ठीक से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन. जैसे प्लास्टिक ट्रीटी की बात की जाएगी कि उसको फाइनलाइज किया जाए, या मरीन प्रोटेक्शन ट्रीटी जो भी फाइनलाइज हुई है उसको देखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी. पेरिस एग्रीमेंट इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑन ट्रैजेक्टरी है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिजायर्ड गोल, उन सब पे चर्चा होगी. ये लक्ष्य रखा गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का, हर 2 साल पे मिलेंगे. करंट न्यूज ये है कि द 7th सेशन 2012 में इसको शुरू किया गया, हर 2 साल पे मिलने की बात थी. तो द 7th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हैज बीन कंडक्टेड इन नैरोबी, केनिया. और ये जो 7th सेशन 2025 में कराया गया है, उसका थीम है एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए रिजिलियंट प्लैनेट. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ कराया गया है, कब बनाया गया, कौन सा वाला सेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का जो रिसेंटली कराया गया है, सब जरूरी है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट China's $1 trillion trade surplus. Important from our syllabus GS paper 3 economy point of view. देखिए करंट न्यूज ये है कि चाइना का ओवरऑल ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया है, एंड दैट टू इन ओनली 11 months ऑफ द ईयर 2025. ट्रेड सरप्लस का मतलब यह है कि चाइना ने जितना सामान एक्सपोर्ट किया है दुनिया के देशों को और जितना उन्होंने इंपोर्ट किया है, उन दोनों के बीच का अंतर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है. यानी कि सरल भाषा में कहें तो चाइना ने ट्रेड के थ्रू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू साल 2025 में $1 ट्रिलियन अर्न किया है, which is more than इंडियाज ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व ऑल्सो. हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग $700 बिलियन के आसपास है. तो इट्स अ मैसिव नंबर. दुनिया के इतिहास में आज तक किसी देश ने ये फीट अचीव नहीं किया है कि एक ही साल में उन्होंने $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड सरप्लस रजिस्टर किया हो. इट इज लार्जेस्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्ट्री सो फार. और चाइना ने साल 2025 में ये 11 महीने में ही कर लिया, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा ट्रेड सरप्लस. अब क्या कारण है इसके पीछे? What factors have contributed to this surplus? So there are some positive factors from China's perspective कि उनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वहां पे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द एक्सपोर्ट.
दूसरा है कॉस्ट एडवांटेज। चाइना ऑफ कोर्स इज एबल टू मेक प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट एंड दे हैव डेप्थ इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज द रीजन व्हाई चाइना इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनका सप्लाई चेन बहुत रिजिलियंट है। दुनिया के अलग अलग देशों में वो बहुत टाइम से एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो देयर एक्सेसिबिलिटी टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी क्वाइट डीप, और इस कारण से उनका ट्रेड सरप्लस देखा जा रहा है। सो दीज आर सम पॉजिटिव फैक्टर्स, but there are some negative factors also with respect to China that has contributed to this trade surplus. इसमें नेगेटिव फैक्टर सबसे पहला ये है कि चाइना का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो वीक है अभी भी। वहां पे जो हाउस होल्ड्स हैं, वहां के जो चाइना के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, वहां के जो इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स हैं, वो पैंडेमिक के बाद से उनकी इनकम ठीक से रिकवर नहीं हो पाई है, एंड दैट इज वाई देयर कंजम्पशन इज लो। और जब चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में चाइना के मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो फिर मजबूरी में दे आर पुशिंग फॉर मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स। ऊपर ऊपर से देख करके लग रहा है कि आप बहुत सारा ट्रेड सरप्लस कमा रहे हैं, ये अच्छी बात है, आपकी इकोनॉमी बहुत रिजिलियंट है, लेकिन इट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ वीकनेस दैट योर डोमेस्टिक मार्केट इज वीक। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने आप में एक वीकनेस भी है, अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ इस मामले में है कि हमें दुनिया के और किसी देश पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है फॉर सस्टेनिंग आवर इकोनॉमी। आवर इकोनॉमी क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सो वी आर इन दैट मैनर सेल्फ सस्टेनिंग। हम अपना डिमांड करते हैं और हम खुद ही सप्लाई भी कर लेते हैं। बट चाइना के केस में क्या हो रहा है कि देयर मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस इज देयर, द मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, मास प्रोडक्शन हो रहा है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन पैंडेमिक के बाद से डिक्लाइन हुई है और रिकवर नहीं हो पा रही है। एंड द मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्सेसिव कैपेसिटी इन द फील्ड्स लाइक स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर पुशिंग फॉर एक्सपोर्ट एग्रेसिवली। साथ ही साथ युआन जो करेंसी है चाइना की वो थोड़ी कमजोर हुई है, जिस कारण से उनका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है। टोल्ड यू फ्यू डेज बैक that if the domestic currency weakens, then for the short term it promotes export competitiveness of that economy. वही हुआ चाइना के साथ। हाल फिलहाल में युआन थोड़ा कमजोर हो रहा तो उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। बट ओवरऑल ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ट्रेड सरप्लस जितना साइन है स्ट्रेंथ का, उतना ही साइन है वीकनेस का। अगर आप पावरफुल, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सरप्लस कर पा रहे हैं तो ये इंडिकेटर है आपके स्ट्रेंथ का, तो साथ ही साथ आपके कमजोरी का भी पहचान है। नाउ वन मोर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए तो उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया, और आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। दिस एक्सपोर्ट्स दीज डेज इज ऑन द राइज इन कंट्रीज बिलोंगिंग टू साउथ एशिया, जैसे कि भारत, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एंड दिस हैज स्पाइक्ड रिसेंटली, बट और ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द करंट डेल्यूज यानी कि इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ चाइना इज जस्ट बिगिनिंग एंड इट इज गोइंग टू राइज इन कमिंग ईयर्स, एंड इट मे लीड टू अ फिनोमेना जिसको एक्सपर्ट्स नाम दे रहे हैं सेकेंड चाइना शॉक। तो चाइना शॉक क्या है वो समझते हैं। देखिए, जब चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए 1970s में, तो धीरे धीरे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग होने लगा। बाय 1990s चाइना बिकेम मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, और एकाएक से चाइना ने दुनिया भर में इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि दूसरे देशों में एक तरीके से डंपिंग होनी शुरू हो गई ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। डंपिंग का कॉन्सेप्ट हमने 1-2 दिनों पहले देखा था कि जहां पे कोई एक प्रोडक्ट बहुत सस्ते दामों पे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे लोकल इकोनॉमी को, वहां के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करने को मिलता है। समटाइम्स उनको नुकसान होता है क्योंकि वो उतना कॉम्पिटिटिव रेट पे प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं, और फिर लोकल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जीडीपी नीचे गिरने लगता है उन देशों के अंदर जहां पे डंपिंग किया जा रहा है। और ऐसा ही हुआ
वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर इंक्लूडिंग द यूएस ड्यूरिंग 1990s, जब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकाएक से बूम हुआ तो फिर देयर वाज अ सर्च विटनेस्ड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, और उस सर्च के कारण उनकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हुआ। इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है चाइना शॉक। लेट 1990s एंड अर्ली 2000s में ये विटनेस किया गया। तो व्हाट इज चाइना शॉक? द deluge ऑफ चाइनीज गुड्स, इट वाज सीन फर्स्ट इन 1990s। करंट सिनेरियो में अभी क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड चाइना शॉक, और इस बार संभावना है, क्योंकि चाइना शॉक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी बूम कर रहा है और डोमेस्टिक कंजम्पशन लो है, तो अभी भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। इस बार वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है टू कंट्रीज लाइक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो इस बार हमारे जैसे देशों को, भारत जैसे देशों को चाइना शॉक फेस करना पड़ सकता है, चाइना शॉक 2.0, जिससे हमारे देश के अंदर डंपिंग का प्रॉब्लम ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट एज वेल एज जॉब लॉसेस की समस्या देखने को मिल सकती है। जो फर्स्ट चाइना शॉक में वेस्टर्न इकोनॉमी जो देखने को मिला, दैट कुड बी मोर इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया आफ्टर सेकेंड चाइना शॉक। एक्सपर्ट से कि यहाँ पे देखिए, द सेकेंड चाइना शॉक कुड लीड टू जॉब लॉसेज इन सेवरल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड अफ्रीका। ये जो सेकेंड चाइना शॉक होगा, इट विल बी मोस्टली रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर्ड एंड टेक बेस्ड आइटम्स, नॉट जस्ट चीप गुड्स आइटम जो फर्स्ट चाइना शॉक में देखने को मिला था। सेकंड वाले में मैन्युफैक्चर्ड एंड टेक बेस्ड आइटम्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, इन सब में चाइना शॉक देखने को मिल सकता है। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, कि जो चाइना का ट्रेड सरप्लस है वो चाइना के वीकनेस का भी साइन है, साथ ही साथ भारत के लिए वहां पे कहां से खतरा आ रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड चाइना शॉक। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आने के इसके चांसेस ज्यादा है। देखिए, यह टॉपिक को समझने से पहले आप इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के बारे में समझिए। इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे कुछ कीटाणु होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो आर पैरासाइटिक इन नेचर। पैरासाइटिक मतलब वो हमारे बॉडी में ही रह रहे हैं, यानी कि हम उनको होस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो हमें डैमेज भी करते हैं फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पैरासाइट। सो दीज इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, दे आर पैरासाइटिक। व्हाट दे डू, दे फीड ऑन द न्यूट्रिएंट्स एंड समटाइम्स दे आल्सो फीड ऑन आवर ओन ब्लड। बच्चों के अगर इंटेस्टाइन के अंदर ये वॉर्म्स ज्यादा आ गए तो फिर उनके अंदर न्यूट्रिशनल इनटेक की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन तो ये पैरासाइट्स खा जाएंगे, और उस केस में बच्चों को एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ये जो पैरासाइट्स हैं, कलेक्टिवली इनको कहा जाता है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स, क्योंकि जनरली ये सॉइल के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। होता क्या है कि अगर ओपन डेफिकेशन किया जाए या पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिस की जाए, ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है बट जो फीकल कंटेंट है, इफ समहाउ इट इज अलाउड टू मिक्स विद द सॉइल या फिर ग्राउंड वाटर, किसी भी कारण से अगर ये फीकल कंटेंट इज अलाउड टू मिक्सड विद द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, सो फ्रॉम देयर, क्योंकि बच्चे सॉइल में खेलते रहते हैं, तो वहां से इन बच्चों के अंदर पहुंच सकते हैं ये पैरासाइट्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स। और एक बार जब बच्चों के इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे तो फिर वो न्यूट्रिशनल इनटेक को रिड्यूस करके उनके अंदर एनीमिया, माल न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स से अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको नाम दिया गया राउंड वर्म, विप वर्म, हुक वर्म्स। तो बच्चों के अंदर एनीमिया के, माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को डील करने के लिए भारत सरकार ने, नेशनल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2015 में एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत साल में 2 बार स्कूल लेवल पे, प्री स्कूल से लेकर के स्कूल लेवल प्लस आगे कॉलेज लेवल तक, यानी कि 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को अंडर दिस नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम एक स्पेशल तरीके की मेडिसिन दी जाती है। इसका नाम है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज अ डी वार्मिंग मेडिसिन। एल्बेंडाजोल लेने से पेट के अंदर के जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, वो मर जाते हैं। साल में 2 बार होता है नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम, कंट्री वाइड चलाया जाता है, जनरली एक फरवरी महीने में, दूसरा अगस्त महीने में।
लेकिन करंट न्यूज ये है कि असम के अंदर नेशनल डी वार्मिंग डे has been launched for financial year 2025-26 on 11th December. This news is not important. Important is name of this medicine albendazole from prelims perspective. From mains perspective, important is कि अगर सवाल पूछ दे कि what are the reasons behind anemia and malnutrition amongst children, तो वहां पे आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल वॉर्म्स या सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मोन्रो डॉक्ट्रिन से रिलेटेड ऑफ कोर्स तीसरा स्टेटमेंट गलत है, डिड नॉट इंकरेज यूरोपियन पावर्स टू लैटिन अमेरिका। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे अगेन ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा सीधा सीधा जवाब और यहाँ होगा जवाब 16। That's all from our side for today. Thanks for watching.